हम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहते हैं कि आप ये कौन सा जंगल राज बना रहे हैं। जो 11 आरोपी हैं, आरोपी क्या, उनको तो सज़ा हो गई है, उनके परिवार की महिलाओं से भी मिलना चाहते थे कि भाई आपको क्या लगता है कि आपके पति ने जो किया ठीक किया क्या। આપણી સાથે મેગ્સેસે એવોર્ડ વિનર પ્રોફેસર સંદીપ પાંડે છે. બિલ્કિસ બાનો કેસને લઈને તેમને અનશન શરૂ કર્યા હતા, તો આપણે એમની સાથે વાત કરશું. સર, क्या मामला था पूरा, उसके बारे में सबसे पहले बताइए. देखिए, ये तो सबको मालूम है कि बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ, और उसके हत्यारे और उसके परिवार के लोगों के हत्यारे और उसके जो बलात्कारी, जो उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जिन्होंने, उसकी 3 साल की लड़की को मारा पटक के, उसके गर्भ में जो बच्चा था वो मारा गया। कुल मिला के 14 लोगों की हत्या हुई। जो 11 लोगों को सज़ा हुई थी उम्र कैद की, उनको 15 अगस्त को ये कह के छोड़ दिया गया कि उनका व्यवहार जेल में अच्छा था। हमारे वकील मित्र हैं वहाँ नरेंद्र परमार, वो पूछते हैं कि भाई बहुत सारे गोधरा जेल में लोग बंद होंगे, कोई चोरी के जुर्म में होगा, कोई रेल में बिना टिकट यात्रा करने के जुर्म में होगा, लेकिन आपने हत्यारों और बलात्कारियों को और सिर्फ इन 11 लोगों को ही क्यों छोड़ा। और उसमें भी मज़ेदार बात यह है कि माफ़ी तो सिर्फ एक ने मांगी थी, आपने 11 लोगों को छोड़ दिया। इतना बड़ा दिल तो आमतौर पे सरकार नहीं दिखाती है दूसरे मामलों में। तो हमने बिल्किस बानो से माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि ये जो छोड़े गए इनको माला पहनाई गई, लड्डू खिलाए गए, फिर एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ये भी कहा कि उसमें से कुछ संस्कारी ब्राह्मण भी हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि उनको कोई अपने किए का अफसोस है। तो जब उनको अफसोस नहीं है तो हमने तय किया कि हम समाज की तरफ से बिल्किस बानो से माफ़ी मांगेंगे, और ये हम उम्मीद करेंगे कि आगे किसी महिला के साथ ऐसा ना हो। इसके लिए हमने पदयात्रा निकाली थी। लेकिन 26 तारीख को, इसके पहले कि हम बिल्किस बानो के गांव रंधीकपुर पहुंचते, जहां अब वो रह नहीं सकती क्योंकि उसी गांव में उसके 11 बलात्कारी और उसके परिवार के सदस्यों के हत्यारे रह रहे हैं, तो हमें 25 तारीख को ही गोधरा में, जब हम स्थानीय सभासद हनीफ कलंदर के घर खाना खाने गए थे, हम 7 लोगों को वहाँ से हिरासत में लिया गया। गोधरा शहर के थाने में हम लाए गए, लेकिन वहाँ हनीफ कलंदर के समर्थक जब बड़ी संख्या में जुट गए तो हमको फिर शहर से बाहर 15 किलोमीटर कांकनपुर थाने में रखा गया। रात हमने वहीं बिताई। उस दिन मैंने अनशन शुरू किया। मैंने कहा कि अगर आप हमें पदयात्रा नहीं करेंगे तो मैं प्रायश्चित करने के लिए अनशन करूँगा, बिल्किस बानो के साथ जो हुआ। तो आपको क्या लगता है पदयात्रा क्यों नहीं करने दी गई आपको? और दूसरा सवाल ये है कि अभी ये सब जो सारा मामला, ये उनको छोड़ दिया गया जितने भी आरोपी थे, तो उसके बाद अभी क्या आपके अनशन से या पदयात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, हम इस मुद्दे को लोगों के बीच में ले जाना चाहते थे। हम तो जो 11 आरोपी हैं, आरोपी क्या, उनको तो सज़ा हो गई है, उनके परिवार की महिलाओं से भी मिलना चाहते थे कि भाई आपको क्या लगता है कि आपके पति ने जो किया ठीक किया क्या। तो हम गुजरात के लोगों के बीच में इस बहस को ले जाना चाहते हैं कि जो बिल्किस बानो के साथ हुआ, क्या वो सही हुआ। अगर गलत हुआ तो इसके ऊपर लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। जिस तरह से निर्भया के साथ बलात्कार और बाद में वो मर गई, उस पर जिस तरह से लोग निकल के आए थे, उसके लिए तो फांसी की सज़ा की मांग हो रही थी। यहाँ तो फांसी तो छोड़ दीजिए, और वापस जेल भेजना भी छोड़ दीजिए, इस पे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो हम ये इस चीज़ को बहस में ले जाना चाहते थे कि अगर हमारे समाज में ऐसे ही संस्कारी ब्राह्मण होंगे जो बलात्कार और हत्या करेंगे और उनको छोड़ दिया जाएगा, तो हमारे समाज के जो नैतिक मूल्य हैं उनका क्या होगा। ये गांधी का गुजरात है। सत्य और अहिंसा स्थापित मूल्य हैं पूरे मानव समाज में, सिर्फ गुजरात में नहीं, पूरी दुनिया में। और आप यहाँ सत्य और अहिंसा दोनों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो ये बहस हम लोगों के बीच में ले जाना चाहते थे कि किस तरह का समाज हम बनाना चाहते हैं। आखिर बिल्किस बानो उसी इलाके में रह रही है, उसके 11 आपने अपराधियों को छोड़ दिया है, वो अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। हम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहते हैं कि आप ये कौन सा जंगल राज बना रहे हैं जहां आप अपराधियों को खुला। गुजरात में तो सुशासन की बात होती है। भाई यही तो सवाल है कि अपराधियों को आप संरक्षण देते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों पे गाड़ियाँ चढ़ाई, 4 किसान मारे गए, 1 पत्रकार मारा गया, और आज भी उनके पिता मंत्री बने हुए हैं।
जिन्होंने पूरे हिंसा को भड़काया था, किसानों को धमकी देगी कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। तो आप अपराध ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके नाम पे आप अपने जो विरोधी हैं उनके घरों को, उनके संस्थानों को बुलडोज़र से ढा रहे हैं। काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि आप ये सब चीज़ें करके हिंदू और मुस्लिम में जो पीस है, जो शांति है, उसको आप मतलब बिगाड़ना चाहते हो। भाई मैं तो गांधीवादी हूँ और गांधी ने अपनी जान हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दी। ये पद यात्रा हिंदू मुस्लिम एकता समिति ने निकाली थी। गुजरात में जो हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण हुआ है, ऐसा आप पूरे देश में चले जाइए, मेरा दावा है आपको कहीं ये स्थिति नहीं मिलेगी जो अहमदाबाद के अंदर है कि मुस्लिम इलाकों में आपको एक भी हिंदू नहीं मिलेगा और हिंदू इलाकों में आपको एक भी मुस्लिम नहीं मिलेगा। ये तो गुजरात मॉडल है ना, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करना। अभी आम आदमी पार्टी भी गुजरात में आ गई है, तो अरविंद केजरीवाल जब गुजरात की बात करते तो ये सारे मुद्दे उनकी बातों में शामिल क्यों नहीं हो रहे? अरविंद केजरीवाल ने जब निर्भया के साथ बलात्कार हुआ था तो बहुत बढ़ चढ़ के प्रदर्शन में भाग लिया था, स्वयं इंडिया गेट गए थे। बड़ी खुशी की बात है, उस समय फांसी की सज़ा की मांग हो रही थी। हम तो फांसी की सज़ा को नहीं मानते हैं एक मानवाधिकार कार्यकर्ता होने के कारण, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की राजनीति में बखूबी सांप्रदायिकता से मुद्दे को हटा के आम लोगों के मुद्दों पर राजनीति को केंद्रित किया है। इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा क्या महिला अस्मिता, महिला के साथ जो अत्याचार होता है, महिला आखिर आधी आबादी है, क्या वो आपके लिए मुद्दा नहीं है? और आप इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो हम उठाएंगे। बिल्किस बानो के नाम पे हम महिलाओं को कहेंगे कि वो आगे आएँ और महिला जो बिरादरी है उसके सम्मान को बचाने की लड़ाई वो लड़ें।